Hello everyone, this is Bhagyashree Mehra and I welcome you all in Study IU Education. Our today's topic is impact of psychology in education. So our first point of impact of psychology in education is psychology directs teachers to know which interactive method to use in teaching learning process in order to improve the academic performance of students. Okay. सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि इम्प्रूव किस चीज़ को करना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट के। अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, एक इंटरैक्टिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो इंटरैक्टिव मेथड का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर जो है इंटरैक्टिव मेथड यूज़ करेंगे तो वो किस चीज़ में यूज़ करेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग कौन करेगा? टीचर। लर्निंग कौन करेगा? स्टूडेंट। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसको क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट पॉइंट हमारा है साइकोलॉजी का इम्पैक्ट एजुकेशन में क्या होता है, एक इंटरैक्टिव मेथड यूज़ करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स के द्वारा, ताकि जो स्टूडेंट है उसके परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जाए, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए। ओके, उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ इम्प्रूविंग अटेंशन एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सो सेकेंड पॉइंट कहा जा रहा है स्टूडेंट का जो है अटेंशन, ठीक है, और उसका जो मोटिवेशन है वो कितना अटेंटिव है क्लासरूम में, कितना मोटिवेटेड है क्लासरूम में, उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। और वो हो सकता है साइकोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजी का उसके द्वारा एजुकेशन में। उसके बाद कहा गया थर्ड पॉइंट, emphasize on activity based teaching which makes classroom activities interesting and thus affects child psychology in making the student curious about new topics. Okay, तो एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग यानी कि जो जोर देना है किस पे, ऐसी एक्टिविटी पे जो कि टीचिंग बेस्ड हो और जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ को क्या करे और इंटरेस्टिंग बनाए। ठीक है, जो टीचर पढ़ाए उस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाए। जैसे कि बच्चों का ऐसा ना हो कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, किसी को बोरियत आ रही है, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी इक्वली इंटरेस्टेड हो। ओके, और अपना तरीका जो टीचर को है थोड़ा थोड़ा चेंज करके यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चों को इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से समझ में आए। और ऐसा नहीं है कि हर मेथड को आप एट अ टाइम पे यूज़ कर डालो, नहीं, इससे क्या होगा, बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। पहले आप एक तरीका जो मेथड है उसको अप्लाई करो, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी करो कि एट अ टाइम पे एक एक्टिविटी करो, ठीक है, उससे आप इवेलुएट करो कि बच्चे को इसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जो आपके पर्टिकुलर एक्टिविटी से बच्चों को कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को समझ में आया। उसके बाद आप इस तरीके से जितनों को नहीं आया उनको किस जगह पर समझ में नहीं आया है, किस तरीके से उनको बताना बेटर है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ओके, तो आपका मेन मोटो हमेशा टीचिंग में यही होना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। आपको बच्चों को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह समझना है। उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आया तो तुम तो बुद्धू हो, ऐसे बोल देना है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप इस तरीके से उनका मोटिवेशन तो इंक्रीज़ नहीं करोगे, उनका मोरल ज़रूर डाउन कर दो। उनका अटेंशन क्लासरूम में होने के बजाय अपने नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा जाएगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है और मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, बाकी बच्चे मुझसे अच्छा समझते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उनके अंदर ऐसे फीलिंग्स कभी भी नहीं आनी चाहिए। ओके, उसके बाद है दस इफ़ेक्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजी इन मेकिंग स्टूडेंट क्यूरियस अबाउट न्यू टॉपिक्स। अब क्या होता है कि जब नए टॉपिक टीचर लेकर आए ना, तो बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और ऐसा ना हो कि आप नए टॉपिक लाए तो बच्चों को ये लगे कि हाँ, मतलब पता नहीं कौन सा नया चीज़ आने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं हम। ऐसा उनके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियसनेस होना चाहिए कि बच्चे आगे जो पढ़ने वाले हैं उनमें उनको इंटरेस्ट आने वाला है। टीचर पहले से उनको फैमिलियर करा के रखें कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और गोइंग टू हैव दिस टॉपिक। ओके, तो क्या कहते हैं, आप या तो
पुराने जो टॉपिक हैं और जो नए टॉपिक है दोनों के बीच में इंटरलिंक कर सकते हैं कि हमने जो पुराना पढ़ा था ना उस तरीके से हम इसके आगे एक्सटेंड करके और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस वाले नए टॉपिक में पढ़ने वाले, उनके इंटरेस्ट को अपने शब्दों से, आप अपनी बातों से इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट एक्चुअल में बढ़ जाएगा और उनको उन टॉपिक पे मतलब नहीं भी पहले समझ में आया है तो उनका इंटरेस्ट इस टॉपिक में और आगे जो है आने वाला जो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वो डेफिनेटली जो पुराना उन्हें समझ में नहीं आया वो उस चीज़ को भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और वो और ओपन होंगे टीचर के साथ अगर आप उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो। Okay, so fourth point is use of audio visual aids such as smart boards in classroom, thereby making the education of a child easy and simply by way of इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ हिज और हर सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे कहा गया है कि क्लासरूम के अंदर क्या करा जाए, एक स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया जाए, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स कुछ भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल जिसमें बच्चे देख सके सुन सके, ये दोनों होने चाहिए, जिससे क्या हो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको और ईजी और बेटर बना सके, बच्चों को और ईजीली समझ में आए। क्योंकि हम ऑब्वियसली हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ें अगर हमें याद करने के लिए बोले अगर कोई स्टेटमेंट को, तो हम रट्टू तोता बन के कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में जा कर के देखेंगे, करेंगे और उसको जानेंगे कि वो कहाँ से हुआ, अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और क्या रीज़न है ये लाइन का कि ऐसा लिखा हुआ है करके, उसका पूरा मतलब समझ में आएगा। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे मीनिंग के साथ अच्छे से समझ पाएंगे और वो हमेशा के लिए, एटर्नल टाइम के लिए, मतलब जब तक हम हैं तब तक के लिए हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम बचपन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो वो हमेशा हमेशा हमें याद रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ऑडियो विजुअल एड से वो सिंपल हो जाता है। ओके, बच्चों को डिफ़िकल्टी नहीं आती है समझने में। Our fifth point is designing curriculum according to the interest and mental development of the student। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट और उसके मेंटल डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है। ओके, मेंटल डेवलपमेंट किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने टीचर यानी कि टीचर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को पढ़ाए या फिर अपने मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ाए, बिल्कुल नहीं। आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, आपका मेन मोटो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। ओके, आप पढ़ाने गए हो ना कि पढ़ने गए हो। ओके, तो टीचर का मेन फोकस होना चाहिए। अब वो ऐसे डिज़ाइन करे कैरिकुलम कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट जिस तरीके से है, अगर कोई स्लो लर्नर है तो उस हिसाब से कैरिकुलम एक्टिविटीज़ का कंडक्ट किया जाए। ओके, ऐसे कैरिकुलम एक्टिविटीज़ बनाई जाए जो कि मेंटल डेवलपमेंट जिसका अच्छा है, ओके, स्किल डेवलपमेंट अच्छी है, तो उस तरीके से बच्चों को कैरिकुलम में डाला जाए। ओके, अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को, साइकोलॉजी का इम्पैक्ट को एजुकेशन में, तो हम पाएंगे कि द साइकोलॉजी जो है हेल्प करता है किस चीज़ में, मॉडिफाई करने में टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को, बाय डायरेक्टिंग स्टूडेंट टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ इनकलकेट करता है। ओके, सच एज लीडरशिप क्वालिटी लेकर आता है स्टूडेंट के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड सिटीजनशिप एक्सेट्रा। सो वी कैन सी दैट कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी का एजुकेशन में। ओके, सो हम जान सकते हैं कि साइकोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में। ओके, बेसिकली एक अच्छा सिटीज़नशिप बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ तो हम बन ही जाते हैं, लेकिन एक सिटीज़नशिप अच्छा होना, सिटीज़न एक अच्छा होना अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो this was the today's topic, impact of psychology in education. I hope you all have understood the topic, and if you have any query you can comment me in the comment box. Okay, and that's all for today. Next topic will be our educational psychology. Okay, so we will meet in the next video. Till then, take care, bye bye.